नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन टेट की इस अपनी सीरीज़ में आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ में, जहाँ पे हम जो है मिशन टेट के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स के साइकोलॉजी सेक्शंस को फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने पेपर उठाया है जेवीटी टेट नवंबर 2020 सेशन का। हमने टारगेट लॉन्च किया हुआ है मिशन 90 प्लस, जिसके अंतर्गत हमने रखा हुआ है कि मैक्सिमम लोग जो है अपना टेट क्वालिफाई करें। गाइस, ये मत देखिएगा कि जेवीटी का पेपर है तो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले नहीं करेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल का है तो जेवीटी वाले नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक मेडिकल जो आपका टेट नवंबर 2020 सेशन का पेपर था वो करवाया है। इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ जेवीटी का पेपर, तो आप देखेंगे कि उस पेपर में और इसमें सेम टू सेम 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं एक ही सेशन में, नवंबर 2020 सेशन में। तो आपको कभी कोई पता नहीं लगता कि कौन-सा पेपर जो है वो कहाँ पे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी सेक्शन ऐसा है, वो जनरली सेम रहता है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहेंगे। कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विकास की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। अब देखिए, थोड़ा सा मैं रुकूंगा, आप आंसर दीजिए भला आपके दिमाग में क्या आ रहा है। गाइस, इसका आंसर होगा आपका प्री नेटल, जन्म से पूर्व। अब मेरे साथियों का क्वेश्चन ये होगा कि यार जन्म से पूर्व कैसे हो सकती है डेवलपमेंट की स्टेज, विकास की अवस्था कैसे हो सकती है, क्योंकि जन्म से पूर्व जब बच्चा जन्मा ही नहीं तो उसका विकास कैसे हो सकता है। या तो इन्फेंसी होगा या तो बाल्यावस्था होगा, क्योंकि गलत पढ़ा रहा है। नहीं जी नहीं, जन्म से पहले विकास कैसे होगा। देखिए, आपको पता है एक छोटे से क्रोमोसोम से जो है, जब वो क्रोमोसोम मिलता है तो उसके बाद जो है एक बच्चा 9 महीने में कितना एक बड़ा साइज जो है वो उसका इंक्रीज होता है, कितने बड़े साइज का बच्चा बन जाता है। तो ऑब्वियस बात है उसकी डेवलपमेंट हो रही है जन्म से ऊपर, गर्भावस्था में जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तभी वो इतना बड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है वो जन्म से पूर्व कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब आप समझे होंगे कि जन्म से पूर्व जो है वो डेवलपमेंट को फर्स्ट स्टेज क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो है मुझे आज भी याद है। क्वेश्चन नंबर 12 या 13 जो है वो उस मेडिकल पेपर का था। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसमें उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इस थ्योरी के अनुसार सेंट्रल पॉइंट पर्सनैलिटी का क्या है। उसमें आंसर सेल्फ था और ये बोला है कि सेल्फ जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी किसके अनुसार है। आत्म व्यक्तित्व के केंद्र बिंदु कैसे, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको पता है ह्यूमनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन उठता है ह्यूमनिज्म थ्योरी किसने दी, वो दी थी आपके कार्ल्स रोजर्स ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी उनका नाम था, उनकी थ्योरी का नाम था। 1959 में जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। एक और क्वेश्चन मैंने बताया था, एक सेल्फ कंसेप्ट है और इसके अंडर 3 सब्सटेंसेस हैं। 3 सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ। एक जो है सेंट्रल, वो आपका सेल्फ है, सेंट्रल पॉइंट है पर्सनैलिटी का, और 3 जो है वो सब्सटेंसेस हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कार्ल्स रोजर्स ने। अब क्वेश्चन उठता है कंस्ट्रक्टिज्म क्या होता है, संरचनावाद। देखिए, कंस्ट्रक्टिज्म होता है नॉलेज ओनली एग्जिस्ट्स विद इन द ह्यूमन माइंड, जो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में नॉलेज होता है उसी को बोलते हैं संरचनावाद है, कंस्ट्रक्टिज्म। इसके अंडर जो है इसके इसके साथ जो आपके साइकोलॉजिस्ट जुड़े हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इसके साथ जुड़े हैं। तो इसके साथ जुड़े हैं आपके पहले एक जॉन डीवी, अमेरिकन जो फिलोसफर हैं, पियाजे और ब्रूनर, अमेरिकन, और पियाजे स्विट्जरलैंड के, ब्रूनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म के साथ जुड़े हैं। पियाजे और ब्रूनर जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म के साथ जुड़े हैं। और जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट, वो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म के साथ जुड़े हैं। लेव वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिज्म के साथ। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरिज्म की तरफ, व्यवहारवाद। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपको पता है जॉन बी वाटसन को बोला जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने बोला कि जितने भी बिहेवियर्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ अंतक्रिया से एक्सप्लेन होते हैं। लर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, परस्पर अंतक्रिया के द्वारा ही होती है। व्यवहारवाद की थ्योरी जे बी वाटसन ने दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, आर्थिक स्मृति सिमेंटिक मेमोरी मुख्यतः संबंधित है। सिमेंटिक मेमोरीज मेनली एसोसिएटेड विद। गाइस, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी उनको पता होगा, मैंने सिमेंटिक मेमोरी जो थी वो आपकी डिस्कस करी थी पिछली वीडियोस में। तो गाइस, सिमेंटिक मेमोरी किससे आपकी जो है एसोसिएटेड है, आप खुद आइडिया लगाइए। देखिए, ये होता है आपका जनरल नॉलेज से। अब क्वेश्चन उठता है कि जनरल नॉलेज से तो एसोसिएटेड है, लेकिन सिमेंटिक मेमोरी होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो सिमेंटिक मेमोरी है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट या सिमेंटिक मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी ही बोला जाता है। इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया हुआ है। और जो आपका जनरल नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, जैसे नेम ऑफ कलर्स हो गए, साउंड ऑफ लेटर्स होगी, जनरल कैपिटल ऑफ कंट्रीज होगी, आपका होम टाउन हो गया, आपका एड्रेस हो गया, वो हम कभी नहीं भूलते। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ।
अगर मेरे किसी साथी को ये याद नहीं रहता है कि सिमेंटिक मेमोरी एग्जाम में पूछा है, नहीं याद, आप यहाँ से वैसे सीमेंट की स्पेलिंग होती है CEMENT, लेकिन आप यहाँ से इस स्पेलिंग पे मारिए, इसको देखिए सीमेंट, ठीक है, सीमेंट देखिए, सीमेंट देखिए, और आपको पता है कि सीमेंट जो है वो बड़ा पक्का चलता है, बहुत टाइम तक रहता है, जस्ट लाइक 20 30 50 साल तक उसकी आपको पता है कि लाइफ जो है वो जस्ट लाइक लाइफ टाइम होता है। तो यहाँ से जब आपका आ जाएगा, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी लाइफ टाइम होती है। तो जो सीमेंट है, सीमेंट से आइडिया लगा लीजिए कि सीमेंट बहुत पक्का चलता है, बहुत लंबा चलता है, तो लाइफ टाइम हो गया। तो सीमेंटिक मेमोरी भी लाइफ टाइम होगी, और लाइफ टाइम कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज बहुआयामी योग्यता क्या है? मैकेनिकल एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस या न्यूमेरिकल एबिलिटी? अब गाइस क्या हो सकता है? ये है आपका, आपकी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे है मैं बताता हूँ। मल्टी डायमेंशनल होता क्या है? वन और मोर फीचर्स टू एड्रेस अ सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन को एड्रेस करने की आप में जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, एक से ज़्यादा फीचर्स हैं, आप सिर्फ एक ही साइड नहीं सोचते, आप बहुविध तरीके से सोचते हैं। तो इंटेलिजेंस का मेन फीचर है कि आप बहुविध बहुविध जो तरीका है, जो आपका एक मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीका, आप उसे सोचते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, वो क्या होता है? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जब आप किसी मैकेनिकल मशीनरी का यूज़ करते हुए काम करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है आपका? ये आपकी इमोशनल चीज़ है जो एक पर्सन को डिस्क्राइब करती है, इमोशनल एंटिटी दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू वर्क विद नंबर्स और टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ये आ गई आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु गेव दी कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? आपको सीधा पता है कि जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, जो था वो आपका अल्फ्रेड बिने ने दिया है। आपने जो है ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर लिया है, बहुत बार जो है वो हमने ये क्वेश्चन देख भी लिया है। और उसके बाद जो है आईक्यू का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था आपका स्टर्न ने। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। अब देखिए इसमें देखते हैं कि जो बिने थे इन्होंने जो है, इनको क्रेडिट जाता है आपका अल्फ्रेड बिने को, कि ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने फर्स्ट जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल आईक्यू टेस्ट था वो भी दिया था। बिने सिमन टेस्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि टर्मन, टर्मन कौन थे? लुइस टर्मन इनका पूरा नाम है। और ये क्या है आपके? ये जो है इन्होंने अपना वर्जन दिया था बिने सिमन टेस्ट का, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं आपके सिमन, एच ए सिमन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी, ध्यान ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए। बाउंडेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फेसिंग, सेटिस्फेसिंग नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फेसिंग, SATISFACING, सेटिस्फेसिंग। दो इन्होंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। IQ ऑफ एन 8-year-old स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 years विल बी। 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसका मानसिक आयु 6 वर्ष की है, की बुद्धि लब्धि होगी। आपको पता है आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस साथी ने भी पेपर भेजा बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा है, मैं आपको करके बताता हूँ। MA/CA × 100। फॉर्मूला लगाइए। MA क्या है? मेंटल एज 6, क्रॉनिकल एज क्या है? 8 × 100, तो सीधा आ जाएगा 3 4 25, 25 इंटू 3 आ गया आपका 75। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है 75 तो आपके पास आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपने जो है वो करेक्ट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता कि कौन सी कैटेगरी में आया, तो क्या कौन सा आंसर करते हैं आप? तो आपको पता है कि 70 to 80 जो है वो किस में आता है? आपका डल, डल माइंडेड, जिसको हम बोलते हैं क्षीण बुद्धि। 75 है, 70 to 80 कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आपका आना था यहाँ पे डल माइंडेड। आपको पता है 80 भी डल माइंडेड में आएगा आपका। नेक्स्ट आपका 70 दिया है, ये भी डल माइंडेड में आएगा। 65 आएगा आपका 50 to 70 कैटेगरी में, जो है मोरोन या मूर्ख, ठीक है। इस चार्ट को जो है वो आप क्लासिफिकेशन ऑफ IQ चार्ट को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। पुरानी वीडियोज़ में मैंने ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, पुरानी वीडियोज़ देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, नोट्स बनाइए, और बाकी आपको कैप्सूल टाइप वीडियो जो हों वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसकी आप टेंशन मत लें। पहले आपको थॉरोली नॉलेज होगा तो वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि उनके आंसर जो है वो आप एकदम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक विषय पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट्स ऑन अ सब्जेक्ट इज। गाइस इसका सीधा आंसर आपको पता है क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिव चाइल्ड कौन सा होता है कि आपके पास एक ही प्रॉब्लम दी तो उसके ऊपर आप कितने ज़्यादा अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, कितने ज़्यादा थॉट्स दे सकते हैं, कितने अलग, एक प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन आप कितने टाइप से दे सकते हैं, कितने अलग अलग जो सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परसेप्शन। क्या रहता है परसेप्शन? आपका होता है सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सेंसरी एक्सपीरियंस आ गया आपका। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटेलिजेंस। क्या रहता है? इंटेलिजेंस होता है आपका एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। जो आपकी
ऐसी ऐसी एबिलिटी जिसमें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंसेशन। सेंसेशन जो है वो आपकी मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप्स लास्ट इज। पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट जो सबसे आपका लास्ट में डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गाइस बोलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो कैसे? सबसे पहले आता है आपका ईड, नेक्स्ट आता है ईगो एंड लास्ट में आता है सुपर ईगो। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो आपकी थ्योरी है, ये जो आपका पूरा मतलब पूरी की पूरी ये थ्योरी है ईड ईगो सुपर ईगो की, ये किसने दी? ये दी थी आपकी सिगमंड फ्राइड ने, जो आपके ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी आपकी, ठीक है। इसको जो है इसको इन्होंने दिया था और 3 स्टेजेस बताई हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। मैं इसको आपको डिटेल में करवाऊंगा, डिटेल में आपके लिए ये वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। तो गाइस इसका सीधा आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी नैतिकता का निर्धारण किया जाता है व्यक्तिगत मानकों के आधार पर, अपने विवेक का जो इस्तेमाल करके पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर। अब क्वेश्चन उठता है ये थ्योरी कौन सी है? थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी थी? आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1985 में जो है आपकी थ्योरी उन्होंने दी है। और इसकी उन्होंने 3 मेन स्टेजेस बताई हैं, कौन सी? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और इसके अंडर जो है 6 सब स्टेजेस हैं। ध्यान रखिएगा 6 जो हैं वो इसकी सब स्टेजेस हैं। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कोलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? How many stages are described under the 3 levels of moral development theory given by कोहलबर्ग? ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें 6 ऑप्शन जो है आपने सीधे सीधे कर देना, हो सकता है इस बार भी आ जाए। और 3 सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्री कन्वेंशनल में आ गई आपकी ऑर्डर ऑर्डर और पनिशमेंट स्टेज, इंडिविजुअलिज्म। कन्वेंशनल में आ गई आपकी गुड रिलेशन, सोशल ऑर्डर। और पोस्ट कन्वेंशनल में आ गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो हो गया कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? कन्वेंशनल लेवल में आपकी आती है अप्रिशिएशन स्टेज, और आपकी आती है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्री कन्वेंशनल में कौन सी आती है? प्री कन्वेंशनल में आती है स्टेज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की अवस्था एंड ऑर्डर और पनिशमेंट, और स्टेज ऑफ ईगो की ईगो आत्म केंद्रित की अवस्था इसमें आती है। हमारे आज आज के सेशन का इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है लास्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशन इज। गाइस इसका आंसर होगा आपका लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो है वो आपकी इसका सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये थ्योरी जो है, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा ये थ्योरी कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया। गाइस ये क्वेश्चन डाला है जो आपकी फ्राइड हैं, उन्होंने जो है जो पर्सनैलिटी की अपनी थ्योरी दी थी उसके उन्होंने एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स दिए थे, व्यक्तित्व के सिद्धांत के विकासात्मक पहलू दिए थे। उसमें जो है उन्होंने ये थ्योरी दे रखी है आपकी, और इसमें उन्होंने जो है 5 स्टेजेस डाली हुई हैं। 5 स्टेजेस जो हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं कि जो 5 स्टेजेस से होके जो है वो उसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो पास होते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में करवा दूंगा, डिटेल वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि सिगमंड फ्राइड जो थे, जो आपके ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है एक आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ईडीगो सुपरईगो की बात करी थी। पीछे हमने क्वेश्चन देखा और उसमें उसके जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स थे उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं कि जो आपके व्यक्तित्व के सिद्धांत दिया है उन्होंने, उसके विकासात्मक पहलुओं के 5 स्टेजेस हैं। और उसी स्टेज में जो है एक लेटेंसी स्टेज आती है, काम प्रसुप्ति, उसमें जो है ये पूरी की पूरी बात जो है वो उन्होंने बोली हुई है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे जो साथी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हो वो मिलती रहे। चैनल के साथ बने रहें, आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बाकी मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, जैसे मैं बताता हूँ नोट्स बनाते रहेंगे, और एक स्ट्रेटजी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले, उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर अटेम्प्ट किया, तो आपको जो है टेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। 99% चांसेस हैं कि आपका टेट जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।